हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए आज के वीडियो में लाया हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के हमारे अतिरिक्त अभ्यास के अलावा 24 क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं। उनमें से आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बाकी बचे 14 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और तैयार हो जाइए आप अपनी न्यूमेरिकल पावर को बढ़ाने के लिए। देखिए आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने वैसे कुछ क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं, पर मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो इनके बीच कितना बल होगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो गोले हैं, उनके बीच उनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है। एक के ऊपर देखो 2 × 10⁻⁷ कूलाम, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया, इसको मैंने Q2 नाम दे दिया। इस 3 × 10⁻⁷ कूलाम को हमने Q2 नाम दे दिया है। और डिस्टेंस हमें दे रखी दोनों के बीच की 30 सेंटीमीटर। हमें फोर्स निकालना है कि दोनों के बीच कितना बल होगा। तो देखिए यहाँ पर कूलाम का नियम हम लगाएंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम F बराबर होता है K Q1 बटा R²। तो K की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है वायु के लिए, और Q1 का मान हमारे पास है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान हमारे पास है 3 × 10⁻⁷, और R का मान हमारे पास यहाँ 30 सेंटीमीटर है। यूनिट चेंज करनी पड़ेगी इसकी, हमें -2 से गुणा करके मीटर में ले लेंगे और फिर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो देखो पहले संख्या ले लेते हैं। 9 2 18, 18 3 54, ठीक। फिर पावर्स को ले लेते हैं तो 9 और ये -7 -7 -14 को 9 के साथ हल करेंगे +9 के साथ, तो ये बचेगा हमारे पास -5। नीचे बटा में देखो आप 30 का वर्ग जो है 900 हो जाएगा और 10 की घात ये -4 बन जाएगा। अब इसकी 2 शून्य हम इसमें ऐड कर लें, क्योंकि ये पॉजिटिव 10 की घात 2 मानी जाएगी। 9 को अलग कर देंगे और 100 अलग कर देते हैं, तो 100 का मतलब 10 की घात 2 हो गया। इसके साथ ले लेंगे तो ये 10 की घात -2 बचेगा। फिर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। +2 को -5 के साथ सोल्व करेंगे तो कुल मिला के 10⁻³ ही हमारे पास बचेगी। तो ये जाएगा 54/9 गुणा 10 की घात -3, और ये हमारे पास हो गया अब 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। तो इतना फोर्स हमें इतना फोर्स दोनों गोलों के बीच यहाँ पर लगेगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है, तो हमें इन दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए पहले मैं चित्र से आपको बताता हूँ। यहाँ पर या तो अपन चित्र बना लेते हैं देखो क्वेश्चन हल करने के लिए, या फिर अपन चाहे तो डेटा को अपन राइट साइड में एक लाइन खींच के इधर लिख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड अच्छे होते हैं। चित्र बना रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है मेथड वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चित्र में आपको बता रहा हूँ। Q1 बराबर मान लेंगे हम 0.4 माइक्रो कूलाम। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपके पास सिंबल नहीं तो सिंबल आपको देना है, तो हमने इसके पास सिंबल नहीं था तो हमने इसको Q1 के दिया। सिंबल देने की प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए, न्यूमेरिकल का अच्छा मेथड होता है। और दूसरा होता है 0.8 माइक्रो कूलाम, Q2 उसको नाम दे दिया हमने। इसके बाद दोनों के बीच की जो बल दे रखा है हमें, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हमारे पास है 0.2 न्यूटन, और डिस्टेंस हमें निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का आंसर देना, इसका भी दे देंगे अपन आंसर। पहले अपन आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कूलाम का नियम का सिंपल क्वेश्चन है ये। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। अब हमें इसको R के लिए सोल्व करना है, तो पहले हम R की इक्वेशन बना लेते हैं। तो R² बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा F। तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास √ K Q1 Q2 बटा F। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे
तो यहाँ से मैं इधर चलता हूँ, R बराबर हो जाएगा अंडर रूट के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 0.4 माइक्रो, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब। फिर हमारे पास है Q2 0.8, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और बटा में बल F का मान है 0.2। अब इसको हम हल करेंगे, तो आप अगर यहाँ देखेंगे, देखो तो इस 0.4 को अपन हल करें तो 0.4 का पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और 10 वापस जब ऊपर जाएगा तो यहाँ -7 घात हो जाएगी, ऐसे इसमें भी -7 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी जब अपन पॉइंट हटाएंगे तो इसका 10 ऊपर जाके इसके साथ ले लेते हैं, तो यहाँ 10 की घात 10 हो जाएगा। तो देखो अब मैं ध्यान देना, अब 9, यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया था, बचेगा 4, यहाँ का पॉइंट हटा दिया तो बचेगा 8, ठीक है ना। ये तो हमारा संख्या की बात हो गई। और बटा 2, नीचे का पॉइंट बटा दिया, बटा 2। अब इसका बटा 2 का जो 10 था वही इसका जो पॉइंट हटा था इसका 10 इसके साथ गया, तो 10 की घात 10 ये हो गया, गुणा यहाँ पर 10 की घात -7, क्योंकि इसका पॉइंट जब बटा तो बटा का 10 इसके साथ लिया तो -7, इंटू इसके साथ भी -7। अभी आपकी फर्स्ट चैप्टर है, प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। फिर अपन चाहे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पावर्स को अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आएगी, जो भी हल सॉल्यूशन से पावर निकल रही है उनको हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये 2 से देखो, 2 से 8 जो है वो 4 बार कट जाएगा, तो 9 इंटू 16 मान लेंगे इसको ना, 2 से 4 बार कट गया, 4 चौक 16, गुणा -14 और 10, तो -4 हो जाएगा। अब कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, गुणा 10 की घात -2, ये मीटर में हमारे पास दूरी आ जाएगी, तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसको चाहे तो हम 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात -2 को हटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद अगले आंसर में देना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर बहुत सिंपल है, पहले गोले के कारण दूसरे पर बल लग रहा है यहाँ पर 0.2 न्यूटन, तो दूसरे के कारण पहले पे कितना लगेगा। तो हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, कूलाम बल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला गोला जितना बल उस पर लगाएगा दूसरे पर, दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाएगा, बस उनकी दिशा विपरीत होगी। तो हम कह देंगे कि दूसरे के द्वारा पहले पे लगाया गया बल भी 0.2 न्यूटन ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया है कि आप इस बात को जानते हैं नहीं जानते हैं कि कूलाम बल में ऐसा नहीं है कि भाई एक साइड वन साइड फोर्स होता है, फोर्स 2 साइड होता है, ठीक है ना। ये भी इस पर लगाता है तो वो भी इस पर लगाता है, और दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। तो लॉजिक के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर मैं ये लिख देता हूँ, आंसर बी लिखेंगे, दूसरे गोले पर पहले के कारण बल F बराबर 0.2 न्यूटन ही होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटा GME/MP विमाहीन है। इस टर्म को हमें विमाहीन बताना है, और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, और ये अनुपात क्या बताता है इसको भी हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि इस टर्म को देखने से पता लगता है कि इसमें K और G आ रहे हैं। तो K का मतलब तो ये विद्युत बल को बता रहा है, और G का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को बता रहा है। और पार्टिकल हमारे यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब जो कण है जिनके बीच दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक तो अपने पास इलेक्ट्रॉन है और एक अपने पास प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r मान लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पर दोनों प्रकार के बल निकालने पड़ेंगे, दोनों के बीच विद्युत बल भी निकालना पड़ेगा और दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकालता हूँ दोनों के बीच का विद्युत बल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य का विद्युत बल, ठीक है ना। विद्युत बल को अपन F ही नाम दे देते हैं, तो F ही बराबर हो जाएगा
के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो Q1 है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, और Q2 है प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का भी E माना जाता है परिमाण में, तो E और E को गुणा करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो इसको हम Fg नाम देंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल आपने 11th क्लास में पढ़ा है Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। तो G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बटा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब वो अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, दोनों को भाग देंगे हम, तो Fe बटा Fg हमारे पास आएगा, Fe बटा Fg। तो दोनों को भाग देंगे, देखो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, जब अनुपात में आएंगे तो हमारे पास बचेगा ये के स्क्वायर बटा Gme ठीक है ना। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब आप देखो कि ये अनुपात हमारे पास आ चुका है, और ये अनुपात जो है बलों का अनुपात है। तो अगर इसको ये विमाहीन ही होगा, विमाहीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी बलों का अनुपात है, तो ऊपर भी बल की विमा आएगी, नीचे भी बल की विमा आएगी, तो विमा दोनों विमाएँ समान होती है, दोनों कट जाएगी, तो कुल मिला के ये टर्म हमारे पास विमाहीन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, चूँकि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि के स्क्वायर बटा Gme बलों का अनुपात है, जो कि विमाहीन होगा। तो अनुपात अनुपात में अगर अंश और हर में समान भौतिक राशि है तो वो टर्म विमाहीन हो जाती है, तो ये विमाहीन हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि इस अनुपात का मान भी बताइए, तो मान निकालते हैं अपन। यहाँ लिखते हैं हम Fe बटा Fg बराबर हमें मिला के स्क्वायर बटा Gme। इसमें मैं मान रखता हूँ, तो के की वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁹, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है 1.6 × 10⁻19। इसका वर्ग हम कर देंगे स्क्वायर, और डिवाइड बाई जी का मतलब 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27। अगर अक्षर थोड़े छोटे दिखाई दे आपको, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस ज़्यादा करिए ना, बराबर। अब इस टर्म को अगर हम हल करेंगे, काफ़ी बड़ी टर्म है, इसको आप हल करके खुद देखना, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य इसका मान बताना है आपको, तो इसको मैं यहाँ हल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखो Fe अपॉन Fg का जो मान आता है, इसको हल करने पर लगभग ये वैल्यू जो आती है ये 10⁻39 आती है। तो इससे अगर हम देखें तो इससे पता लगता है कि Fe अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 इंटू Fg है। तो ये अनुपात हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल बल है, ठीक है ना। इतनी बड़ी मात्रा में ज़्यादा वह प्रबलता रखता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो ये अनुपात हमें यही शो कर रहा है। यहाँ पर उसने पूछा ना हमसे कि अनुपात क्या बताता है, तो अनुपात यहाँ पर विद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होने को प्रदर्शित करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल बल है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, तब क्या होता है कि दूसरी वस्तु से, इसमें मान लो सपोज करो इसको ऋणावेशित करना है, तो दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आते थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई होती थी जो इसके ऊपर ट्रांसफर हो सकती थी। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश होना संभव नहीं था, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटा है। क्वांटा का मतलब ऐसा पैकेट है कि उससे कम मान होना संभव नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसके ऊपर आते जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के रूप में ही किसी वस्तु पर इकट्ठे हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि किसी वस्तु पर आने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब आवेश की, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश की काउंटिंग रहेगी, वहाँ पर वे कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ चुके हैं। तो इस कथन का यही तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर जब आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, अर्थात Q बराबर एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ आए हैं। अभी एन जो रहता था उसमें पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, उसी के रूप में अपने आंसर दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े पैमाने पर हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, ऐसा कैसे संभव है। तो देखो, बड़े पैमाने पर मान लो जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाएगा तो वह आवेश हमें फिर क्वांटीकृत नजर नहीं आएगा। मतलब ऐसा उसमें अपन वहाँ पर उन आवेशों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे हम। वो सारे आवेश इतने पास पास इकट्ठे हो जाएंगे कि हमें वो वितरण सतत प्रतीत होगा। इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो एक रेखा अपन ने खींच दी है, ठीक है ना। अब अभी आपको ये सतत नजर आ रही होगी, पर वास्तव में अगर इसको अपन जूम करके देखें तो ये कई बिंदुओं का समूह है। सरल रेखा अपन जानते हैं कई बिंदुओं का समूह होती है। तो बिल्कुल पास पास ऐसे बिंदु रहेंगे बहुत सारे, ठीक है ना, जिनसे मिलकर ये रेखा बनी हुई है। तो बिंदु होने का मतलब है कि मतलब ये तो क्वांटा है, और इतने पास पास इकट्ठे हो गए तो यही परिणाम हमें सतत नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार आवेशों के साथ होता है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में किसी वस्तु पर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पर आवेश क्वांटीकृत नहीं है, ये आवेश क्या हो गया है, सतत हो गया है, ठीक है ना। उसमें अपन ये विभेद नहीं कर पाते कि वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो ये इसमें लिखा हुआ है देखो कि बड़े पैमाने पर क्वांटीकृत आवेश का वितरण भी क्या होता है, हमें सतत प्रतीत होता है। जैसे एक सरल रेखा कई बिंदुओं का समूह होती है, परंतु खींचे जाने पर हमें क्या लगती है, सतत प्रतीत होती है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए। चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो आवेश संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था आवेश के मूल गुणों में। आवेश संरक्षण का नियम था कि किसी निकाय में किसी प्रक्रिया के संपन्न होने के पहले का आवेश और प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद का आवेश बराबर रहता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते थे। मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे बताया था कि किसी निकाय में आवेश संरक्षण के नियम से किसी निकाय में Q इनिशियल बराबर Q फाइनल होता है, ये नियम है, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े का प्रयोग है, इसमें भी हमें ये बताना है कि क्या इसमें इस नियम का पालन हो रहा है क्या, इसको हमें सत्यापित करना है। और अन्य वस्तुओं के युग्मों में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई भी दो वस्तु इससे डिफरेंट भी आप लोगे, उनको रगड़ोगे, तब भी उसमें ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो हम रेशम के टुकड़े और कांच की छड़ के प्रयोग से इसको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो देखो, कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े का जो निकाय होता है उसका प्रारंभिक आवेश शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक अपन उन दोनों को नहीं रगड़ा है, जैसे मान लो ये दो वस्तुएं हैं मान लो, तो इनको अपन नहीं रगड़ते हैं, तो नहीं रगड़ने के पहले दोनों पे चार्ज जीरो ही रहता है, क्योंकि शुरू में वस्तुएं उदासीन होती है। तो इसका भी चार्ज जीरो, इसका भी जीरो, तो निकाय का जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो हो गया, मतलब निकाय का इनिशियल चार्ज जीरो है। अब आपने इनको रगड़ दिया, मतलब हमने कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ दिया, तो क्या होगा कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे एक से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस पर 10 के बराबर धनावेश आ जाएगा और दूसरे पर तुल्य उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, आंसर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आपस में रगड़ने के पहले वे निरावेशित होते हैं, रगड़ने के बाद क्या होगा, देखो यदि कांच की छड़ पे प्लस क्यू आवेश होता है तब रेशम पर इतना ही ऋणावेश अर्थात माइनस क्यू आवेश होता है।
इस प्रकार निकाय का अब भी कुल आवेश जो रहेगा वो माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर क्या रहेगा, शून्य ही होता है, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू ऐड होगा तो टोटल चार्ज अब भी जीरो आएगा। तो रगड़ने की प्रक्रिया के पहले भी जीरो था, रगड़ने की प्रक्रिया के बाद भी टोटल निकाय का आवेश जीरो है। इसका मतलब ऐसी परिघटनाओं में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, परीक्षा में आपको इस तरह से लिखना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और आपको पढ़ने में क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। कमेंट करके बताना आप कैसा लग रहा है आपको। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास जो है दिया हुआ है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर +2 माइक्रोकूलाम और QD बराबर वापस -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो देखो मैंने एक वर्ग बना दिया है, ABCD इसके शीर्ष है, और जैसे दिया हुआ है A पर 2 माइक्रोकूलाम रख दिया, B पर -5, C पर 2 और D पर वापस -5 हमने रख दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे, वर्ग के सेंटर को अपन वो मान लेते हैं, यहाँ एक आवेश रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलाम। तो इस आवेश पर लगने वाला बल कितना है ये हमें बताना है। तो देखो इस आवेश पर बल जो है वो ये चारों आवेश मिलकर लगाएंगे, ठीक है ना। ए वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा, बी वाला भी बल लगाएगा, सी वाला भी लगाएगा, डी वाला भी बल लगाएगा। फिर हमें चारों बलों का परिणामी देखना पड़ेगा कि नेट बल कितना लग रहा है। और बल एक सदिश राशि है, इसलिए हमें यहाँ पर बलों को जोड़ते समय दिशा का भी ध्यान रखना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि बल कैसे लगेंगे, ठीक है। तो ए वाला आवेश जो है धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए ए वाला आवेश इस आवेश पर बल इससे दूर की ओर लगाएगा। इसका मतलब ये बल एफ ए से ओ की ओर जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन ये बता दिया। फिर बी वाला जो है ऋणावेश है, तो इस पर जो बल लगेगा बी के कारण, तो बी वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए बल इनकी ज्वाइनिंग लाइन पर एफ बी नीचे आ जाएगा। बल हमेशा अपन जानते हैं ज्वाइनिंग लाइन पर होता है, तो इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन किन दिशा होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव होने के कारण ये नीचे की ओर होगा। हम बल इस पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सी वाला देखो, तो सी वाला धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो सी वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर भेजेगा, तो ये आवेश उसकी ओर जाएगा नहीं, उससे दूर जाएगा, मतलब इस लाइन पे आगे बढ़ेगा, तो इसको अपन कह देंगे एफ सी। ऐसे ही डी वाला जो नेगेटिव है, तो इस आवेश को वो अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डी। तो इस तरह से चारों फोर्स होंगे। अब यहाँ पर देखो कि दो दो जो फोर्स हैं, जैसे एफ ए और एफ सी है, वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं और परस्पर अपोजिट है, और एफ बी और एफ डी भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं, परस्पर अपोजिट है। तो हमें यहाँ पर इनके परिमाण देखने पड़ेंगे पहले कि एफ ए एफ सी के परिमाण क्या है, एफ बी एफ डी के परिमाण क्या है, ठीक है ना। तो हमें उसके लिए दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हो कि बल जो होता है उसमें के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हमें यहाँ पर दूरियाँ चाहिए, तो देखो जैसे ए और ओ वाले के बीच की दूरी है ओ ए, ऐसे ओ बी, ओ सी और ओ डी, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे पास ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमारे पास वर्ग की भुजा जरूर गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम चाहें तो वर्ग की भुजा से भी ये दूरियाँ निकाल सकते हैं, और सिमेट्री से ये चारों मान बराबर ही आएंगे। तो फिलहाल मैं इस मान को x मान लेता हूँ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी एक्स है। तो हम यहाँ लिखते हैं माना कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर x माना, ठीक है ना। हालांकि मैं x का मान निकाल भी सकता हूँ, पर मेरे को यहाँ एक थोड़ी सिमेट्री दिख रही है कि यहाँ पर देखो आवेश दोनों बराबर हैं और ये दोनों आवेश भी बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैंसिलेशन इफेक्ट होके फाइनल आंसर जो होता है वो बहुत छोटा या जीरो बन जाता है। तो वैसे तो हम पूरा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पर अपनी को कम कैलकुलेशन में भी यहाँ काम चल जाएगा, तो उसी से अपन यहाँ काम चलाते हैं, ठीक है। अब मैं बल निकालता हूँ, देखो एफ ए, पहले मैं एफ ए निकालता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बाद में एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं एफ ए निकालता हूँ, यहाँ एफ ए बल है इन दोनों के बीच का, सॉरी हाँ, एक के और इन दोनों के बीच का एक क्यू जो आवेश रखा हुआ है और इसके बीच का बल है एफ ए। तो यह फॉर्मूले से हम जानते हैं के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू को भी के रहने देते हैं, ठीक है ना। Q1 वैल्यू, Q1 का मतलब इसका मान रख दो, तो ये 2 माइक्रो, तो 2 गुणा 10 की घात -6, फिर उसका 1 माइक्रो, तो 1 × 10⁻⁶, और बटा दोनों के बीच की दूरी, इसको ओ ए दूरी है, दोनों के बीच की दूरी ओ ए है, इसका मान हमने x मान रखा है, तो x स्क्वायर। तो कुल मिला के ये मान जो बनेगा हमारे पास, देखो क्या बन जाएगा, 2k और 10 की घात -12 बटा x स्क्वायर, तो 2k
बटा एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12, इतने न्यूटन का ये फोर्स हमारे पास हो जाएगा एफ ए। फिर इसी प्रकार मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो आएंगे वह जैसे ये रिजल्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसी की तरह रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं, इसलिए अपन डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी प्रकार का लगाने का मतलब है कि अब कुछ रिजल्ट को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इससे कंपेयर करके रिजल्ट्स को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ऐसा आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, अगर सिमिलरिटी बन रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ बी लिखते हैं अपन, एफ बी, बी वाले का बल। तो बी वाले का बल में देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाला आवेश तो सेम है ही सही, 1 माइक्रो जो अपन ने रखा। अब ये जो है 5 माइक्रो है, तो यहाँ पर 2 माइक्रो था इसके साथ, ए वाले के साथ, वहाँ 5 माइक्रो है, तो बस यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये सिमिलरिटी यहाँ बन रही है, बाकी सब टर्म सेम रहेगी। दूरी ओ बी भी एक्स के बराबर है ही सही, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली 5K डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ये सिमेट्रियाँ बन रही है। इसमें चिन्ह अपन नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर केवल परिमाण के रूप में कर रहे हैं, दिशा हम मैनुअली रखते हैं। तो दिशा में बाद में अभी सबकी एक साथ ले लूँगा, अभी मैं सबके परिमाण निकाल रहा हूँ। जब अपन परिमाण के रूप से हल करते हैं तो फिर अपन उसमें चिन्ह भूल जाते हैं आवेश का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एफ सी। एफ सी कितना आएगा देखो, तो सी वाले का वापस 2 माइक्रो आ गया, यहाँ 1 माइक्रो ही सही, तो ये एफ ए की तरह हो गया, तो इसका मान आ जाएगा 2K डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन। और ऐसे ही एफ डी में वापस 5 आ गया, ठीक है ना, तो ये वापस हो जाएगा 2K डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अब आप देखो कि चारों फोर्स आने के बाद जो हमारे एफ ए और एफ सी फोर्स है, तो एफ ए को देखो आप, एफ ए 2K बटा एक्स स्क्वायर और इंटू 10⁻⁻12, और सी वाला भी सेम है, दोनों फोर्स एकदम बराबर है परिमाण में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एफ ए एफ सी को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही एफ बी और एफ डी भी बराबर है, आप देखो एफ बी और एफ डी के मान भी बराबर है। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया भाई, डी वाला गलत लिख दिया मैंने, डी वाले में यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि ये 5 था ना डी वाला, इसलिए 5 आएगा। तो यहाँ पर एफ बी और एफ डी भी बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया तो इनका रिजल्टेंट 0 हो गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इनका रिजल्टेंट 0 हो गया, तो चारों का रिजल्टेंट कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं चूंकि एफ ए व एफ ए बराबर एफ सी तथा परस्पर विपरीत हैं, परस्पर विपरीत हैं, अतः निरस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार एफ सी बराबर एफ डी, सॉरी एफ बी बराबर एफ डी भी परस्पर विपरीत हैं, अतः ये भी निरस्त हो जाएंगे, ये भी निरस्त हो जाएंगे। अतः एफ नेट, अगर ओ पे देखा जाए एफ नेट, तो अब कुछ सब 0 हो गए, तो अब परिमाण ही 0 हो गया, दिशा किसकी निकालें अपन, तो एफ नेट टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिमिलरिटी होने के कारण हमने बहुत छोटे रूप से इसको निकाल लिया। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें ये फोर्स आपस में बराबर नहीं आते, तो फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, के का मान भी रखते, एक्स की वैल्यू भी निकालते, फिर हम परिणामी भी देखते कि भाई कौन किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, तो इसके अनुसार हमें परिणामी ज्ञात करना पड़ता, घटक की आवश्यकता पड़ती तो घटक भी करने पड़ते। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जिसमें सिमिलरिटी होने के कारण उनके आंसर वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लिए, हमेशा क्वेश्चन करने के पहले देख लो कहीं इसमें सिमिलरिटी तो बनने वाली नहीं है, और अभ्यास से धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लग जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती है, क्यों। तो देखो कि हमें जानते हैं कि कोई आवेश जब होता है तो आवेश
का विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर हर बिंदु पे होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा भी हर बिंदु पे रहेगी। तो जैसे मान लो कोई रेखा इससे यहाँ से निकली तो ये अनंत पे जाके ही समाप्त होती है। अब अगर हम मान लें कि रेखा कहीं से टूटी हुई है, इसका मतलब होगा कि उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि रेखा नहीं है इसका मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। पर इस कथन का विरोध हो जाएगा कि एक आवेश के चारों ओर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, इसलिए कोई भी क्षेत्र रेखा कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं टूटती है। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, एक आवेश के चारों ओर, यहाँ पर अपन लिखेंगे एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होता है। अतः यदि कोई क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर टूटी होगी तो इसका अर्थ होगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, जो कि उपरोक्त कथन का विरोध होगा। ठीक है ना, फिर ये कथन असत्य जाएगा कि विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होता है, इसलिए ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है, क्यों? तो जैसे मान लो हम मान लें कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेगी, ठीक है ना, मान लो ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, सपोज करो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, संभव हो तो मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर मैं इस क्षेत्र रेखा के हिसाब से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस क्षेत्र रेखा के हिसाब से इसी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो डायरेक्शन में मिलेगा हमें अगर रेखा एक दूसरे को काटेगी, जबकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में होना संभव है, दो दिशाओं में एक साथ विद्युत क्षेत्र होना संभव नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम और QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो मैंने देखो ये दोनों आवेश A और B पॉइंट पर 3 माइक्रो और -3 माइक्रो को रख दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है ना, अब इसका मिड पॉइंट अगर हम O मान लें तो O से A तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और O से B तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी। हम हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए आप कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो AB है, इसके मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हमें O पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पता लगाना है। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन है कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो हम एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश यहाँ रखेंगे और उस पर बल भी निकालेंगे। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, बल फिर उसके बाद ही निकलेगा। तो देखो O पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा, तो हमें दोनों का फिर परिणाम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि A का विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा। तो A धन आवेश है, तो धन आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा इससे दूर चलता है। ठीक है ना, तो O पॉइंट के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो ये O पर इससे दूर की ओर जाएगा, इसका मतलब वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये जो होगा वो राइट साइड में होगा। एक और मेथड इसको चेक करने का कि आप यहाँ पर परीक्षण धन आवेश ले लो। देखो चेक करने के लिए हमेशा धन आवेश लिया जाता है, आप इससे कंफ्यूज मत हो ना कि हमारे क्वेश्चन में ऋणात्मक परीक्षण आवेश दे रखा है। अगर आपको किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करनी है तो वहाँ आपको मानक रूप से परीक्षण धन आवेश ही काम में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ धन आवेश को इमेजिन कर लूँ तो इस आवेश के कारण वह दाईं ओर चलेगा, क्योंकि दोनों धन आवेश रहेंगे तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, दाईं ओर चलेगा। इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो दाईं ओर जाएगा। ऐसे इसका चेक करें तो जब आवेश यहाँ होगा धन आवेश, तो ये आवेश उसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो फिर जो धन आवेश है वह बी की ओर ही जाएगा। इसका मतलब बी वाले का फील्ड भी दाईं ओर है, EB। तो इस तरीके से नेट फील्ड हम निकालेंगे। हम यहाँ पर तो हम लिखेंगे, आंसर करते हैं ए का, बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा EA + EB। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट। डायरेक्शन अपन मैनुअली यूज करेंगे। EA का मान देखो, EA का मतलब बिंदुवत आवेश का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू है 3 माइक्रो
बटा आर स्क्वायर। आर दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस बिंदु पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में बदलने के लिए इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ई बी का भी सेम मान आएगा क्योंकि आवेश तो उधर भी 3 माइक्रो कूलाम ही है, यहाँ 3 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं तो 9 तिया हो जाएगा 27, ठीक है, और इसको हल करेंगे हम आगे तो 9 और माइनस 6 को हल करेंगे तो बचेगा हमारे पास 10 की घात 3, और नीचे बटा में देखो 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मतलब 10 की घात माइनस 1 बचा, उसका वर्ग करेंगे तो वापस 10 की घात माइनस 2 आ जाएगा, प्लस सेम ऐसे कैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, और 27 27 54 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम राइट में। इतना विद्युत क्षेत्र बिंदुओं पर उत्पन्न हो रहा है दोनों आवेशों के कारण। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसी विद्युत क्षेत्र में बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें हम ऋणावेश रख रहे हैं, तो उस पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो मैं बी के आंसर के लिए मिटाता हूँ उसको। हम लिखेंगे बिंदु ओ पर परीक्षण ऋणावेश पर बल। बल होता है F बराबर Q0E। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q0E से दिया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम Q0 का मतलब हमारा आवेश जो है ये 1.5 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है ये इतना है जो हमने निकाला था 54 गुणा 10 की घात 5, और डायरेक्शन अभी हम यहाँ पर मैनुअली रखेंगे। तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर डायरेक्शन आपको बता दूंगा कैसे निकालनी है। तो इसको इससे गुणा करेंगे हम, 54 को 1.5 से गुणा करेंगे, तो देखो 54 को पहले 15 से गुणा कर लेते हैं, फिर दशमलव बाद में लगा देंगे, 4 15 60, 6 5 15 75 और 6 81। तो इसके पॉइंट था, इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा ये, तो 81 मान आ जाएगा। तो 81 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन, इतना बल आएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो आप, डायरेक्शन कैसे आएगी। तो विद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो दाईं ओर है, ठीक है ना, और हमारा परीक्षण ऋणावेश है। तो ये नियम है कि अगर विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश रखा हुआ होता है तो धनावेश पे बल तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर राइट में विद्युत क्षेत्र है और उस पर आप धनावेश रखोगे तो धनावेश राइट में जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। पर अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के अपोजिट आता है। तो यहाँ पर ऋणावेश ही है तो ये विद्युत क्षेत्र के अपोजिट आएगा। तो विद्युत क्षेत्र हमारा राइट में है तो इसका मतलब बल जो होगा वो लेफ्ट में लगेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बल होगा वो लेफ्ट में होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और QB बराबर -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम क्रमशः बिंदुओं A00 -15 और B00 15 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। हमें निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि बिंदुओं को देखने से पता लग रहा है कि हमारे आवेश जो हैं वह जेड अक्ष पर रखे हुए हैं, 0 0 -15, आगे वाले कोऑर्डिनेट XY होते हैं, जेड अक्ष पर रखे हुए हैं, और बोर्ड के तल पर जेड अक्ष दिखाते हैं हम बाहर की ओर। तो यहाँ पर अब मैं बाहर की ओर आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैंने जेड अक्ष को इसी तल में ले लिया। तो देखो आप इसको जेड अक्ष मान लेना, जेड जेड डैश, और इस पर दो आवेश मैंने ए और बी पॉइंट पे रख दिए, 0 0 -15 और 0 0 15 पे ये दिए हुए आवेश अपने यहाँ रख दिए। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर निकाय का कुल आवेश बताना है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, तो P हमें बताना है यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं A कह देता हूँ, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। तो कुल आवेश जो होगा Q नेट बराबर बनेगा वो QA प्लस QB। आवेश एक अदिश राशि है तो चिन्ह से ही जुड़ेगी है। तो मैं यहाँ पर 2.5 गुणा 10 की घात -7 प्लस -2.5 गुणा 10 की घात -7, तो टोटल ये 0 जाएगा। तो वैसे भी हम जानते हैं कि द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है,
तो यहाँ पर कुल आवेश हमें 0 प्राप्त हो गया है। अब हम निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमें द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हमारे पास वो होता है P बराबर Q इंटू 2a, और 2a होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो वो हमें यहाँ डायरेक्टली दी हुई नहीं है, तो हमें पहले ये 2a दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ बिंदु दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगा के हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे, सॉरी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ हियर 2a बराबर, जो दूरी है हमारी 2a, उसको ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम b का आंसर करने लग गए, आंसर b, ठीक है ना। हालांकि इसमें a भी नहीं दे रखा है, पर अपन मान के चल रहे हैं ऐसा, 2a सॉरी, ठीक है ना। तो 2a बराबर, अब वैल्यूज रख देंगे हम। तो आप देखो यहाँ पर x1 तो 0 है और x2 0 है, y1 0 है, y2 भी 0 है, बस z वाले कोऑर्डिनेट हैं, तो ये टर्म और ये टर्म तो 0 बनेगी, ठीक है ना। प्लस इसका मान लेंगे तो z2 का 15 और z1 का -15 है, एक माइनस यहाँ पर है, इसका माइनस इसके माइनस से गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 का स्क्वायर। अब 15 15 30 हो जाता है, 30 का वर्ग करेंगे और उसके बाद रूट है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो कुल मिला के 30 बचेगा हमारे पास, तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं आंसर। तो अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं P बराबर Q इंटू 2a। इस दूरी को मैंने 2a मान लिया, आप चाहो तो कोई और नाम भी दे सकते थे, L मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको थ्योरी में पढ़ाया वैसे मान लिया, ठीक है ना। तो Q जो है हमारे पास देखो 2.5 गुणा 10 की घात -7, इनमें से कोई भी एक आवेश अपन ले लेंगे, ठीक है ना, ये ले लिया। और 2a दूरी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2 से गुणा करके। जब हम 30 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 75 गुणा 10 की घात -9, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब आज का इस वीडियो का मैं अंतिम क्वेश्चन 10वां बता रहा हूँ आपको, फिर बाकी बचे जो 14 क्वेश्चन है हमारे अतिरिक्त अभ्यास के अलावा 24 क्वेश्चन टोटल है, तो 14 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आप, 4 इंटू 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम परिणाम के, परिमाण आएगा सर यहाँ पर, परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो आप देखो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है ना, आपको एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और इसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है। देखो आप, द्विध्रुव है ये, इसको इस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और कितने कोण पे रखा गया है, यहाँ पर देखो P जो होता है हम जानते हैं कि -Q से +Q की डायरेक्शन में होता है, तो 30 डिग्री कोण है दोनों के बीच में, ठीक है ना। ये P की डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है, और दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें बलागुण निकालना है, तो हमने पढ़ रखा है ये कंसेप्ट, जब विद्युत द्विध्रुव को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म काम करता है, तो इसके कारण ये घूर्णन करने लग जाता है। तो इसका बल आघूर्ण दिया जाता था P sin थीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 की घात -9, E की वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात 4, और sin थीटा मतलब sin 30। अब 4 को 5 से गुणा करें तो 20 हो जाता है, 20 गुणा 10 की घात -5, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 गुणा 10 की घात -5, कुल मिला के 10 की घात -4 बचेगा, और टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। यह आज का अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का, बाकी बचे हुए 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।